दोस्तों नमस्कार। हम अपने पिछले वीडियो में पर्यावरण संरक्षण को लेकर के जो नीतियां हैं, संगठन हैं, सम्मेलन हैं, उन उन पर एक चर्चा शुरू किए थे और हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए एक पहला सम्मेलन होता है 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। हमने देखा था कि इस सम्मेलन में यह सम्मेलन जो हुआ, इसमें जो मुद्दे उठाए गए वह किस तरह से धरती को बचाने को लेकर के वन्य जीवों की बात इसमें की गई, समुद्री प्रदूषण की बात की गई, पर्यावरण नीतियों की बात की गई, नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधनों की बात की गई। और इसी सम्मेलन में यह तय किया गया था, 1972 वाले सम्मेलन में ही यह तय किया गया कि हम 20 साल बाद पुनः मिलेंगे। तो एक और सम्मेलन की हमने चर्चा किया था 1992 में जो कॉन्फ्रेंस हुआ रियो डी जेनेरियो में, जिसे हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। ये 92 का जो सम्मेलन था उसका औपचारिक नाम यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के नाम से भी हम जानते हैं। तो हमने देखा था कि ये जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ जिसमें कई मुद्दों की बात की गई। एक तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उसमें रखा गया था जलवायु परिवर्तन को लेकर के, जिसे हम UNFCCC के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के नाम से जानते हैं। एक और दूसरा मुद्दा उसमें बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा रखा गया जो मरुस्थलीकरण के रोकथाम को लेकर के था, UNCCD की बात की जाती है 1992 के सम्मेलन में। ठीक उसी तरह से एक और मुद्दा रखा गया जैव विविधता का, और जैव विविधता के संदर्भ में हम देखते हैं कि CBD की बात पहली बार की गई। CBD का मतलब कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी की बात की गई। यहाँ कन्वेंशन शब्द का मतलब हमको समझ लेना होगा कि कन्वेंशन शब्द का वास्तव में मतलब क्या है। तो दोस्तों, कन्वेंशन का मतलब होता है कि विभिन्न सरकारों के बीच एक आधिकारिक समझौता, किसी भी मुद्दे पर आधिकारिक समझौता जिसके द्वारा किसी भी जिस मुद्दे को लेकर के वह समझौता किया जा रहा है उस पर औपचारिक रूप से सभी देशों के द्वारा एक निर्णय लिया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा और फिर हम उस पर काम करेंगे। तो जैव विविधता के संरक्षण को लेकर के जो कन्वेंशन किया गया, पहली बार जो बातचीत की गई वो 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में बात की गई, परंतु 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में यह रेटिफाई नहीं हुआ। तो यह सारे देशों के द्वारा जब इस पर हस्ताक्षर किया गया तो वह सन था 1993 1993। और ये परीक्षा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी कब लागू हुआ। तो ये 1993 में लागू हुआ था। अच्छा, ये हम देखते हैं कि एक बड़ा महत्वपूर्ण कन्वेंशन है जिसमें हम जैव विविधता के जितने भी रूप हो सकते हैं, चाहे वो आनुवंशिक स्तर पर बात करें, चाहे प्रजातीय स्तर पर बात करें, चाहे पारिस्थितिकी तंत्रों के स्तर पर बात करें, ये सभी प्रकार की जैव विविधता को संरक्षित रखने की बात करता है। जब हम जैव विविधता की बात करते हैं तो जैव विविधता के जितने भी रूप हो सकते हैं सभी के संरक्षण की बात की जाती है। उसका कारण यह है कि जैव विविधता के पर्यावरणीय लाभ हैं, जैसे हमें उनसे ऑक्सीजन मिलती है, जैसे इस पारिस्थितिकी तंत्र को नियंत्रित रखने में इस जैव विविधता का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। हमें आर्थिक लाभ मिलता है, हमें वनों से लकड़ियाँ मिलती हैं, हमें दवाएं मिलती हैं, हमें सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं मिलती हैं। तो जैव विविधता के आर्थिक लाभ भी हैं। जैव विविधता से सामाजिक लाभ है कि हम अपने पर्यावरण को छोड़ करके समाज की कल्पना तो कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए जैव विविधता का संरक्षण जरूरी हो जाता है। अब जो समझने की बात है इस कन्वेंशन में वो सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह कन्वेंशन जो किया गया यह ऐसा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो कि लीगली बाइंडिंग है। ऐसे और भी समझौते हमने देखने को मिलेंगे जो लीगली बाइंडिंग है, यानी जिन सदस्य देशों ने CBD पर हस्ताक्षर किया
वो इसके नियमों कानूनों को मानने के लिए बाध्य हो गए हैं, लीगली बाइंडिंग। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी लीगली बाध्य है, या 4 ऑप्शन दिए जाएंगे तो उसमें से एक ऑप्शन दे दिया जाएगा कि दिस इज़ नॉट लीगली बाइंडिंग या दिस इज़ लीगली बाइंडिंग। तो ये हमें उस समय ध्यान देना हो। हम जैव विविधता इस कन्वेंशन में अगर आगे देखें तो इसके 3 मुख्य लक्ष्य हैं। कितने मुख्य लक्ष्य हैं? 3 मुख्य लक्ष्य हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है तीनों का समझना, क्योंकि इन तीनों से संबंधित आगे इसमें से कुछ प्रोटोकॉल वगैरह देखने को मिलेंगे। तो 3 प्रमुख लक्ष्य हैं। सबसे पहला तो एक सामान्य सा लक्ष्य है कि जैव विविधता का संरक्षण किया जाए, सभी देश इसके लिए तैयार हों, हर एक स्तर पर तैयार हों कि जैव विविधता के जितने रूप हैं सबको बचाया जाए। और जैव विविधता में पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीट पतंगे सभी कुछ आ जाते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र, उनके आवास, सब कुछ। और दूसरा, जैव विविधता के जितने घटक हैं उनका सतत उपयोग किया जाए। इसका मतलब ये है कि जैव विविधता के जितने भी घटक हो सकते हैं, चाहे वो वनस्पतियाँ हों, चाहे वो पेड़ पौधे हों, जीव जंतु हों, जितने भी उसके घटक हो सकते हैं, उन सब का ऐसा उपयोग किया जाए कि वे तुरंत नष्ट ना हो जाएं। उनका उपयोग, जितना उपयोग हम कर रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी कम से कम इतना उनका उपयोग कर पाएँ। तीसरा हम देखें तो जैव विविधता के जो आनुवांशिक संसाधन हैं उनके लाभ को निष्पक्ष तरीके से, न्यायसंगत तरीके से बांटा जाए। जैसे जब हम जैव विविधता के आनुवांशिक संसाधनों के लाभ की बात करते हैं, इसे हम इसी को लेकर के आगे एक प्रोटोकॉल आएगा तब हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम ये मतलब समझते हैं कि जैव विविधता के जो आनुवांशिक संसाधन है, जैसे कोई भी तुलसी का पौधा हो गया या कोई भी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी वाला पौधा हो गया, हमारे पास किसी एक देश के पास, जो पिछड़ा देश है, उसके पास उससे दवा बनाने का संसाधन नहीं है, तकनीकी नहीं है, तो विभिन्न देश मिल करके अगर ये समझौता कर लें कि हाँ इस देश में ये पौधा मिल रहा है, हम इससे ये दवा बना सकते हैं, तो उसका जो लाभ हुआ जिसने बनाया और जिसके देश में वो पौधा हुआ, दोनों के बीच लाभों का बंटवारा कैसे किया जाए, निष्पक्ष तरीके से और न्यायसंगत तरीके से किया जाए, इस CBD का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी था। आगे हम जब देखते हैं कि कुछ एक तो फैक्ट्स समझ लेते हैं। क्या फैक्ट्स समझते हैं कि इसका सचिवालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। इसके जो पक्षकार हैं उनकी जो बैठक होती है वो हर 2 साल में होती है, और इस बैठक को COP कहा जाता है, COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। जैसे जो UNFCCC था, जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित था, उसके पक्षकारों की बैठक उसकी COP प्रतिवर्ष होती है। ठीक इसी तरह से जो जैव विविधता का COP है वह प्रत्येक 2 वर्ष में बैठक करता है। इसमें कुछ और फैक्ट देखें तो 2010 को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया, और 2011 से 2020 के दशक को जैव विविधता का दशक मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय दशक मनाया गया। अब हम जब CBD के तहत शामिल मुद्दों की बात करते हैं तो हम 3 प्रमुख मुद्दे देख चुके थे कि जैव विविधता का संरक्षण करना है, इसके लाभों का बंटवारा निष्पक्ष तरीके से, न्यायसंगत तरीके से करना है, दूसरा इसके घटकों का उपयोग कैसे करना है। कुछ जैव विविधता के अन्य मुद्दे हैं, अगर ऑप्शन में दे देगा तो ऐसे देख लेते हैं फैक्ट्स के रूप में कि हमारा दिमाग वहाँ तक पहुँच जाए। जैसे आनुवंशिक लाभों का साझा करना, ये हमें पता ही है। जैव विविधता का सतत उपयोग, आनुवंशिक संसाधनों तथा जो परंपरागत ज्ञान है। हो सकता है कि जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए आदिवासियों के पास ट्रेडिशनल नॉलेज हो, परंपरागत ज्ञान हो, उन तक कैसे पहुँच बनाई जाए और कैसे उनका उपयोग किया जाए। अच्छा, जैव विविधता के लिए हमने अभी उदाहरण लिया था कि जैसे कोई
औषधि का पौधा है, उससे कोई दवा बनानी है, औषधि बनानी है, उसके लिए जैव प्रौद्योगिकी, उसके लिए तकनीकी ज्ञान का कैसे एक देश के द्वारा दूसरे देश को हस्तांतरण किया जाए, इस पर भी यह CBD बात करती है। लोगों के मध्य कैसे जागरूकता ले आई जाए, जैव विविधता बचाने के लिए पैसे संसाधन कहाँ से जुटाए जाएँ, संघ की प्रतिबद्धताओं को कैसे लागू किया जाए प्रभावी तरीके से, इन सब पर यह CBD बात करती है। जब हम इसके कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की बात करते हैं तो इसका COP11 यह आयोजित हुआ था हैदराबाद में 2015 में। तो ये याद रखना है क्योंकि ये भारत में हुआ था। अभी हम इसके जब COP15 की बात करेंगे लास्ट में, तो हम देखेंगे कि चीन के कुनमिंग और कनाडा के मॉन्ट्रियल में 2 भागों में एक बैठक हुई थी। ये COP15 हुआ था। इसके तहत क्या निर्णय लिए गए थे ये हम अभी देखेंगे। अगला, हम जब जैव विविधता के प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो पहला प्रोटोकॉल CBD के तहत, इसी CBD के तहत ही पहला प्रोटोकॉल लाया गया था। CBD के तहत ही पहला प्रोटोकॉल लाया गया था, कार्टाजीना प्रोटोकॉल। कार्टाजीना एक शहर है, इस शहर के नाम पर ही, जापान का एक शहर है, इस जापान के इस शहर के नाम पर ही ये प्रोटोकॉल ले आया गया था। और कब ले आया गया था? 2002 में। लेकिन लागू कब हुआ था? 2003 में। हमें याद कौन सा रखना है? 2003 में रेटिफाई किया गया। अब अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ये भी समझ लेते हैं कि जैसे किसी कॉन्फ्रेंस में, मान लीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी गए, कोई कॉन्फ्रेंस चल रहा है जैव विविधता का, वहाँ पर हस्ताक्षर या करके चले आते हैं, लेकिन जब वो वापस आएंगे तो वह कानून आएगा, हमारे देश की संसद के द्वारा पास किया जाएगा, तब जा कर के उसे रेटिफाई माना जाएगा। हो सकता है कि हमने वहाँ पर साइन किया हो लेकिन हम बाद में रेटिफाई ना करें। तो इस तरह से लाया तो गया था या 2000 में, लेकिन रेटिफाई किया गया 2003 में, और 2000 कहा जाता है कि इसी रेटिफाई का मतलब 2003 में ही यह लागू हुआ। और कार्टाजीना प्रोटोकॉल किसकी बात करता है ये थोड़ा सा देखते हैं। ये जो कार्टाजीना प्रोटोकॉल है ये CBD के तहत ही आया। ये बात करता है बायोसेफ्टी की। किसकी बात करता है? जैविक सुरक्षा की। आखिर जीवों से कौन सी सुरक्षा की बात की जा रही है? तो ऐसे जीवों की सुरक्षा की बात की जा रही है जो LMO हैं। इसका मतलब क्या हुआ? LMO का, जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। अब लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो आज के समय में बायोटेक्नोलॉजी है, जो जैव प्रौद्योगिकी है, उसमें इतनी क्षमता है कि किसी भी जीव जंतु पौधे के जीन में प्रयोग करके, जीनों में बदलाव करके, उसके DNA में बदलाव करके एक नया जीव तैयार कर दिया जाए। अब जैसे वैज्ञानिकों ने BT कॉटन बनाया, कपास BT बैगन बनाया, तो इससे ये हुआ कि अब BT कॉटन और BT बैगन की जो प्रॉपर्टी है, विशेषता है, उसमें ये होता है कि इसमें कीड़े नहीं लगेंगे, इसकी उत्पादकता ज़्यादा होगी। लेकिन जब किसी भी जीव जंतु के जीन में बदलाव किया जाता है तो हम इसके दुष्प्रभावों से तुरंत वाकिफ नहीं हो सकता है कि 2-4-10 साल बाद इसके प्रभाव देखने को मिले। और इसके प्रभाव कहाँ पर देखने को मिलेंगे? मनुष्य के स्वास्थ्य पर देखने को मिलेंगे, पर्यावरण पर देखने को मिलेंगे। इसीलिए जो कार्टाजीना प्रोटोकॉल है वह मनुष्य के स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा की बात करता है। तो हमें यह समझना होगा कि आखिर ये LMO का संबंध क्या है, किससे है। तो हमें सीधे रट लेना है, LMO का संबंध लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे जीव जंतु जो आनुवंशिक रूप से जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा संशोधित करके बनाए गए हैं, उन्हें LMO कहा जाता है। और कार्टाजीना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो LMO से है। आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि कार्टाजीना प्रोटोकॉल है, यह मुख्य रूप से 2 पहलुओं की बात करता है। जैसे तकनीकी तक पहुंच कैसे हो
और तकनीकी का हस्तांतरण कैसे हो। एक्सेस टू एंड ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी कि आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी की जो तकनीकी है उस तक एक देश कैसे अपनी पहुंच बनाए, यानी दूसरे देश से जो समझौता करेगा वो समझौता कैसे होगा, किन आधारों पर होगा। जो आधार हैं, जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, उस पर भी यह बात करता है कि जो बायोटेक्नोलॉजी की तकनीकी है उसकी सुरक्षा कैसे की जाए, उसकी सुरक्षा के लिए क्या प्रोसीजर है, क्या प्रक्रिया है, उसका पालन किया गया है कि नहीं किया गया है। जब एक देश दूसरे देश को ये लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का निर्यात करता है या दो देशों के बीच जब इस पर समझौता होता है तो जैव सुरक्षा के स्तरों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे जब हम ये 4 स्तर की बात की गई, बायोसेफ्टी लेवल 1, 2, 3 एंड 4। जब हम जैव सुरक्षा स्तर 1 की बात करते हैं तो इसका मतलब कि उन जीवों में जो आनुवंशिक संशोधन किया गया उसका मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर उतना बुरा प्रभाव नहीं है, कम प्रभाव होगा, तो इसमें सेफ्टी का स्तर उतना नहीं होगा। दूसरे स्तर पर जब जैव सुरक्षा स्तर 2 की बात करते हैं तो इसमें हमें प्रयोगशाला में जो कर्मी काम कर रहे हैं उन्हें प्रशिक्षण देना होगा कि इसको टैकल कैसे किया जाए, इसमें सावधानी का स्तर बढ़ा दिया जाएगा। जैव सुरक्षा स्तर 3 की बात की जाएगी तो यह शोध के लिए, शिक्षण के लिए जो संस्थान है उसमें जो निर्यात किया जाएगा, जो आयात किया जाएगा, जो LMO, उस पर विशेष सावधानी की बात होगी, उन सबको प्रशिक्षण देने की बात होगी। और जब हम बायो सेफ्टी लेवल 4 की बात करते हैं तो खतरनाक विदेशी उत्पादों पर यह लागू होता है। यहाँ पर संक्रमण बहुत तेज़ी से फैलने का डर है, आनुवंशिक बीमारी होने का डर है, तो जैव सुरक्षा स्तर 4 ऐसे विदेशी एजेंटों की बात करता है, विदेशी उत्पादों की बात करता है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक प्रकार के हैं। अब हम जो LMO है इसके तहत 2 प्रक्रियाओं को समझ लेते हैं। वो 2 प्रक्रियाएं थोड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि पर्यावरण में या तो हम सीधे यूज कर रहे हैं तो उनका उपयोग कैसे करेंगे। जो देश LMO का निर्यात कर रहा है वह एडवांस इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट प्रोसीजर को लागू करेगा। वो पहले से बताएगा कि पर्यावरण में छोड़ने पर पर्यावरण में यह इसका क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकता है। दूसरी कौन सी प्रक्रिया है कि अगर हमारे फूड में, हमारे खाद्य में वह LMO शामिल किया जाता है तो उसका क्या प्रभाव होगा। इसके लिए रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया जाएगा कि किसी भी प्रोडक्ट को बाज़ार में लाया जाए या न लाया जाए। बिना रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट के खाद्य वस्तु के रूप में उसे बाहर नहीं लाया जाता। तो जैव सुरक्षा के लिए LMO के संदर्भ में 2 प्रक्रियाओं की बात की जाती है। एक तो पर्यावरण में कैसे सीधे उपयोग किया जाए, तो इसके लिए एडवांस इन्फॉर्म एग्रीमेंट होगा, तभी एक देश दूसरे देश को निर्यात कर पाएगा। दूसरा, मनुष्यों के लिए खाद्य पदार्थों के संदर्भ में रिस्क असेसमेंट ऑकलन की रिपोर्ट के आधार पर ही एक प्रोडक्ट को बाजार में लाया जा सकता है। आगे हम देखेंगे नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल 2010 में लाया गया लेकिन लागू हुआ 2014 में लागू हुआ और